In this video, we will calculate WACC. In other word, weighted average cost of capital. एंड ये वीडियो में बताऊंगा कि वाई वैक इज इम्पॉर्टेंट एंड वैक का यूज कहाँ कहाँ होता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कैलकुलेशन ऑफ DCF वैल्यूएशन. So we will spend more time to understand what is WACC. Let's go to a balance sheet. Balance sheet में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि on asset side there is fixed asset as well as your working capital. Those asset is funded with the help of capital, either in form of your equity or in form of debt, and they invest in company asset in expectation of some return. जैसे डेट होल्डर रिटर्न एक्सपेक्ट करता है इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड योर इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट रिटर्न आइदर इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इन फॉर्म ऑफ शेयर एप्रिसिएशन. सो इन लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है दैट इज कॉस्ट फॉर ए कंपनी. चलिए इसको मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूँ. दैट एज्यूम दिस इज FMCG कंपनी एंड कंपनी को फंड रिक्वायर्ड है फॉर ग्रोथ एज वेल एज फॉर एक्सपेंशन. दिस रिक्वायरमेंट कैन बी फुलफिल विद द हेल्प ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर एंड योर डेट शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर होल्डर अगर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है देन इन रिटर्न ही विल एक्सपेक्ट द ओनरशिप इन दैट कंपनी. मीन्स कि अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है देन ही विल एक्सपेक्ट सर्टेन पोर्शन प्रॉफिट इन दैट कंपनी डिपेंडिंग अपॉन हिज ओनरशिप. डेट शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है इन रिटर्न ही विल एक्सपेक्ट फिक्स इंटरेस्ट. मीन्स कि अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या ना करे he will get his interest. So that's why debt shareholder is less risky as compared to equity shareholder. So in ways of risk, the equity shareholder will expect return more as compared to your debt shareholder. As well as अगर company liquidate होती है then he is the last one who will pay off. So let's assume कि equity shareholder expect 20% return if he invest his money in that company. आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट द कंपनी विल अर्न द प्रॉफिट एंड ये प्रॉफिट में सर्टेन पोर्शन ऑफ रिटर्न द इक्विटी शेयर होल्डर विल एक्सपेक्ट. सो दे आर द वन हु विल पे एट द एंड. एंड इन लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है जैसे इक्विटी शेयर होल्डर इज एक्सपेक्टिंग 20% रिटर्न फॉर हिज इन्वेस्टमेंट एंड डेट शेयर होल्डर इज एक्सपेक्टिंग 10% इंटरेस्ट रेट वट एवर द फंड ही इज इन्वेस्टेड. इन लोगों का एक्सपेक्टेशन इज एक्चुअली द कॉस्ट फॉर द कंपनी. इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न एक्सपेक्टेशन को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड सेम ऐसे ही डेट शेयर होल्डर के रिटर्न को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट. नाउ लेट्स मूव फर्दर. कंपनी ने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ डेट एंड इक्विटी. लेट अस्यूम कि इस 80% हिज कैपिटल इज फंडेड विद द हेल्प ऑफ योर इक्विटी शेयर होल्डर and 20% your capital structure is funded with the help of your debt shareholder. And equity shareholder expect कर रहा है 20% का return, means this is the cost of equity, and debt shareholder expect कर रहा है interest 10%. and अगर आप कंपनी के वेटेज के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 20%, this is 10%, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंपनी को पड़ रहा है 16 का एंड आपका पड़ रहा है 2 का. तो इसको आप टोटल करेंगे तो आता है 18. दिस 18 इज एक्चुअली द WACC, मीन्स की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मतलब जो कंपनी ने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ डेट एंड इक्विटी, दिस विल कॉस्ट द कंपनी 18%. यही होता है WACC. Now let's move to cost of equity. Cost of equity को calculate करने के लिए there is two popular method. And number one is dividend growth model and another is CAPM model.
मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री ये दोनों मेथड ही यूज करती है। चलिए लेट्स डिस्कस कि व्हाट इज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए जस्ट यू नीड टू डिविडेंड नेक्स्ट ईयर के साथ आपको मार्केट प्राइस को डिवाइड करना पड़ेगा एंड प्लस ग्रोथ, इससे आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इज यूजफुल फॉर दोज कंपनी जिन लोगों का डिविडेंड पे आउट रेशियो काफ़ी हाई होता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? योर डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाई ईपीएस। अगर ये रेशियो काफ़ी हाई है, मीन्स कि 80-90%, तो दैट्स मीन्स कि कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करती है उसका 80-90% डिविडेंड पे आउट कर देती है। वो सब कंपनी के लिए डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इज यूजफुल। मैं अगर इंडियन कंपनी की बात करूं तो आप उसमें देख सकते हैं ओएनजीसी हो गया, कोल इंडिया हो गया, एंड आपका एनटीपीसी हो गया, एंड गेल हो गया, एंड अदर पीएसयूज कंपनी, वो लोग काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है। सो उन सब कंपनी का आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए दिस मेथड इज यूजफुल। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला क्या है एंड हाउ वी विल कैलकुलेट इट। यहाँ पर आप देखिए कि डिविडेंड नेक्स्ट ईयर मीन्स कि जस्ट टेक एग्जांपल कि यू आर स्टैंडिंग इन ईयर 0, आपने कंपनी का शेयर बाई किया 100 रुपीज में, एंड करेंट ईयर का डिविडेंड है अराउंड 5 रुपीज पर शेयर, एंड लास्ट 10 ईयर से आपने कंपनी का एनालिसिस किया कि कंपनी का डिविडेंड 20% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता है। तो आपने नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड कैलकुलेट किया 5 into 1+20, तो आपका आया 6। तो इन नेक्स्ट ईयर यू आर एक्सपेक्टिंग 6 का डिविडेंड। तो टू कैलकुलेट इट, चलिए इसको हम फॉर्मूला में रखते हैं। डिविडेंड इन नेक्स्ट ईयर दैट इज 6, मार्केट प्राइस जो आपने मार्केट प्राइस पे खरीदा दैट इज 100, एंड प्लस ग्रोथ, ग्रोथ है आपका 20% जो लास्ट 10 ईयर से चला हुआ आ रहा है। तो 6+20, तो यहाँ से आपका आया कॉस्ट ऑफ इक्विटी 26%। ऐसे ही हम लोग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं। लेट्स कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वेदांता लिमिटेड, ये अभी ट्रेड कर रहा है 448 रुपीज़ में। मैंने यहाँ पर लिख दिया इसका प्राइस 448 रुपीज़ है, एंड इसका डिविडेंड यील्ड है 9.71%, 9.71%। लेट एज्यूम कि आपने आज के डेट पे वेदांता बाई किया है 448 रुपीज़ में, एंड इसका करंट डिविडेंड यील्ड है 9.71%। एंड मैं अगर इसका डिविडेंड पे आउट देखूँ, हियर इज द डिविडेंड पे आउट, आप देखिए कि 113%, 259%। वेदांता अगर 1 रुपये प्रॉफिट बनाता है तो 1.13 का वो डिविडेंड पे आउट कर देता है, मीन्स की मोर देन द प्रॉफिट जनरेटेड बाय द कंपनी। इस सिनेरियो में दिस इज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इज वेरी बेस्ट टूल टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नाउ वी विल चेक द ग्रोथ ऑफ डिविडेंड। इसके लिए जस्ट गो टू द कैश फ्लो, एंड यहाँ पर आपको डिविडेंड पेड मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि द ग्रोथ इन डिविडेंड पहले 2000 करोड़ था, 3000, 4000, इन करंट सिनेरियो 21,000 करोड़ का ग्रोथ, सॉरी 21,000 का आप डिविडेंड देख सकते हैं। नाउ वी विल कैलकुलेट द कैगर, मतलब कि ईयर ऑन ईयर कंपाउंडिंग ग्रोथ कितना है इसमें। इसके लिए जस्ट यूज द फॉर्मूला ऑफ कैगर। मैं 5 साल का लेके चलता हूँ, 1 2 3 4 5, एंड करंट है 21,191 डिवाइड बाई 9112 पावर बाई 1 डिवाइड बाई 5 -1, तो मेरा है 18% का ग्रोथ इन डिविडेंड। चलिए मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ, एंड नेक्स्ट ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग 18% का ग्रोथ, एंड नाउ लेट कैलकुलेट द नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड। तो वो मेरा नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड आएगा 9.71 इंटू 18% इंटू 1 प्लस 18%, तो मेरा आ रहा है 11.50। तो इन नेक्स्ट ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग
11.50 का डिविडेंड, एंड डिविडेंड का ग्रोथ है ऑलमोस्ट 18%। आप 18% को यहाँ पर ऐड कर दीजिए, इन दोनों का एडिशन होगा 30% का कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो अगर मैं वेदांता में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा, मीन्स कि आई एम एक्सपेक्टिंग 30% रिटर्न ऑन माई इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही वी विल कैलकुलेट द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। कैपएम का मतलब कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये ये मॉडल हम लोग कब यूज़ करेंगे? जब कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो काफ़ी कम है, मैं मतलब कि जस्ट टेक एग्जांपल 5 to 10% है, इस उस सिनेरियो में वी विल यूज़ कैपएम मॉडल। मीन्स कि कंपनी अपना जितना भी रिटर्न अर्निंग मीन्स की प्रॉफिट है, दे आर एक्चुअली री इन्वेस्टेड back to the business. So in that scenario, this CAPM method is very useful. इसका फॉर्मूला है रिस्क फ्री रेट प्लस बेटा मल्टीप्लाई बाई मार्केट रिस्क प्रीमियम। इन सबको एक एक करके देखते हैं। लेट्स डिस्कस द रिस्क फ्री। रिस्क फ्री का मतलब होता है कि आपकी कंट्री में जो आपका सबसे सेफेस्ट सिक्योरिटी है उसे बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। अगर मैं इंडिया के सिनेरियो में बात करूं, वी विल टेक 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड which is issued by RBI, and this is the one of the safest security, क्योंकि यहाँ पर अगर बॉन्ड में रेट लिखा है 6 to 7% या कुछ भी लिखा है, मीन्स कि इट इज़ गारंटेड, मतलब ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड ये गारंटी कौन दे रहा है? आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ द वन ऑफ द सेफेस्ट सिक्योरिटी अवेलेबल इन इंडिया। इसे ही कहते हैं हम लोग रिस्क फ्री रेट। नाउ लेट्स मूव टू मार्केट रिस्क प्रीमियम। हम मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, मार्केट रिस्क प्रीमियम। व्हाट इज मार्केट रिस्क प्रीमियम? जैसे आपके पास एक ऑल्टरनेटिव था टू इन्वेस्ट योर मनी ऑन सेफर सिक्योरिटी। नाउ यू डिसाइड टू इन्वेस्ट योर मनी इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? बाय डिमांड एंड सप्लाई, and this demand and supply is determined by the systematic risk। जैसे आपका हो गया कंट्री इकोनॉमी, जैसे जियोपॉलिटिकल एंड अदर फैक्टर, ये शेयर मार्केट का प्राइस डिटरमाइन करता है। पर गवर्नमेंट बॉन्ड में एक रेट फिक्स होता है एंड इट इज़ गारंटेड गिवन बाय द गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड शेयर मार्केट का मैं अगर रिटर्न बताऊँ, जैसे कभी आपको 0% रिटर्न मिला इन 1 ईयर, इन सेकेंड ईयर आपको अचानक 50% रिटर्न मिला, इन थर्ड ईयर आपको रिटर्न मिला -2%, 4 ईयर में रिटर्न मिला 10%, फिफ्थ ईयर में मिला 5% रिटर्न। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड में देयर इज गारंटीड, एंड आप इसे एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपके अपकमिंग ईयर में आपका कितना रिटर्न रहेगा। ऑन द अदर हैंड शेयर मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल एंड द रिटर्न इज वेरी volatile as compared to your risk free rate. So investor will demand some kind of premium if he invest in share market। इसे ही बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। मीन्स की द एक्स्ट्रा रिस्क shareholder is taking while investing in share market, that is known as market risk premium। And beta क्या है? This is beta symbol। beta actually measure the risk of your share against the market। market में around 5000 plus company listed है in Nifty, and it is not possible to track each and every company return। so इसके लिए हम लोग we will use the index Nifty 50 index, or you can also use BSE 30, because all the company listed in Nifty 50, they are the actually the major contributor in Indian economy। अगर आपको इंडिया का इकोनॉमी एंड शेयर मार्केट के बारे में जानना है, यू विल ओपन द निफ्टी 50, तो आपको इंडिया का मार्केट के बारे में आइडिया होगा। सेम वैसे ही अगर आपको यूएस के बारे में जानना है, यूएस इकोनॉमी एंड यूएस का शेयर मार्केट के बारे में आपको देखना है कि कैसा परफॉर्म किया है, यू विल ट्रैक देयर S&P 500। सो फॉर market purpose we will use the index। so in beta actually show the relationship between your individual share against the market,
and with the relationship you will determine ki how much your share is risky as compared to market. अगर आपका स्टॉक का बीटा more than 1 है, then that means कि your share is more risky as compared to entire market. And in good times, जब market अच्छा रहेगा, means कि the market is growing, you will experience that your share is overperform the entire market. And simultaneously, अगर आप देखेंगे कि share market गिर रहा है, तब देखेंगे your share is underperforming as compared to market. अभी देखते हैं कि बीटा मोर देन 1 आप कौन-कौन से कंपनी में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे आप ऑटोमोबाइल्स में देख सकते हैं कि जैसे आपके पास इनकम आया, देन यू विल स्पेंड अमाउंट इन बाइंग कार्स एंड अपार्टमेंट, जैसे हो गया, रियल एस्टेट हो गया, योर टूर एंड ट्रैवल हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गया एंड लग्ज़री गुड्स हो गया। तो इन सब का बीटा आप देखेंगे कि मोर देन 1 ही रहेगा इन सब कंपनीज़ में। बिकॉज़ जब आपके पास पैसा आएगा यू विल स्पेंड एंड आप देखेंगे कि मार्केट का कंडीशन भी ज़्यादा रहेगा। मीन्स जब मार्केट गंदा परफॉर्म करेगा, दैट्स मीन्स कि यू विल स्टॉप स्पेंडिंग योर अमाउंट इन लग्जरी गुड एंड रेदर यू विल ओनली इन्वेस्ट योर अमाउंट ओनली द एसेंशियल गुड। एंड अभी बात करते हैं कि बीटा लेस देन 1। बीटा लेस देन 1 के इसका क्या मतलब हुआ कि जब मार्केट बढ़ रहा होगा देन योर शेयर इज अंडर परफॉर्म एंड जब मार्केट गिर रहा होगा देन योर शेयर इज ओवर परफॉर्म द मार्केट। तो ये कौन कौन सा इंडस्ट्री में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे जो भी आपका एसेंशियल प्रोडक्ट्स वगैरह हो गया, जैसे एफएमसीजी में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं लोअर बीटा एंड फार्मा कंपनी में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि मीन्स कि मार्केट का कंडीशन जैसा भी हो, आपका एसेंशियल प्रोडक्ट यू विल बाई इन एनी कॉस्ट। आपको मेडिसिन का ज़रूरत है, यू विल बाई द मेडिसिन भले ही मार्केट का कंडीशन कैसा भी होगा। सो ऑल दोज कंपनीज आर सेफ कंपनी एंड इसमें इतना वॉलेटिलिटी नहीं है एज कंपेयर टू शेयर मार्केट। नाउ लेट्स कम टू द कैपएम। कैपएम में हम लोग को पता चल गया कि व्हाट इज रिस्क फ्री, व्हाट इज बीटा एंड व्हाट इज मार्केट प्रीमियम। रिस्क फ्री चलिए कोई एक कंपनी का लेते हैं कि लेस एक्सपीरियंस की कंपनी का बीटा है 1.8 एंड आपका रिस्क फ्री लेस एज्यूम की 6.5 है एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम मीन्स कि एक्स्ट्रा प्रीमियम यू आर टेकिंग वाइल इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, तो उसको लेते हैं लेट टेक 3। तो आपका कितना हुआ, लेस 6.5 प्लस इज इक्वल टू 9 प्लस 11, मतलब ऑलमोस्ट 12% आपका पर्टिकुलर शेयर का आया। तो इन शॉर्ट मैं आपको समझा देता हूँ, द रिस्क फ्री रेट इज द रिस्क फ्री रेट मीन्स की 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड। मार्केट रिस्क प्रीमियम मीन्स की एक्स्ट्रा रिस्क यू आर टेकिंग वाइल इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट एंड बीटा शो योर स्टॉक रिस्क एज कंपेयर टू मार्केट। ये हो गया आपका कैपम। नाउ लेट गेट बैक टू आवर टॉपिक। हम लोग एक्सेल में वापस आते हैं। हम लोगों ने देख लिया है कि क्या बीटा क्या होता है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या होता है, मार्केट रिटर्न क्या होता है, मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट एंड वैक कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया वैसे ही हम लोग जितना हम लोग का डेटा पॉइंट है वी विल कलेक्ट। सबसे पहले मैट्रिक वी विल कलेक्ट इंटरेस्ट रिस्क फ्री रेट। देखते हैं कि आज के दिन में रिस्क फ्री रेट कितना चल रहा है, दैट इज 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड। यहाँ पर लिखिए 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। यहाँ पर आप जाइए investing.com, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर देखिए आज के डेट में रिस्क फ्री चल रहा है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.5%। सो यहाँ पर मैं 6.5% ऐड कर दूंगा। नाउ लेट कैलकुलेट द मार्केट रिटर्न। मार्केट रिटर्न के लिए आपको क्या करना है, यू नीड द निफ्टी 50 हिस्टोरिकल डेटा। आप यहाँ पर जाइए investing.com में जाइए, हिस्टोरिकल डेटा आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको जितना हिस्टोरिकल डेटा है वो आपको आ जाएगा।
मैंने हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पर सिलेक्ट किया है फॉर 20 ईयर्स फ्रॉम 2005 टू 2025। आप इसको मंथली पे सेट कर दीजिए, डेली, वीकली, मंथली। आई नीड ऑन द मंथली बेसिस। करने के बाद डाउनलोड कीजिए एंड ओपनिंग, हाई, लो, वॉल्यूम चेंज, ये आइटम आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। एक्चुअली ये दोनों आइटम हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। सो वी विल कीप ओनली दोज 2 आइटम एंड अदर आइटम वी विल डिलीट। यही मैंने यहाँ पर किया है। आप देख सकते हैं डेट एंड द प्राइस, हम लोग को यही चाहिए। चेंज क्या है मैं दिखा देता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। चेंज विल बी योर करेंट एंड डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर। यहाँ से आपको रिटर्न मिल जाएगा, मंथली वाइज रिटर्न। दिस इज माई मंथली वाइज रिटर्न। फॉर कैलकुलेटिंग द हिस्टोरिकल फिगर वी विल यूज ज्योमेट्रिकल मीन। जैसे आपको आइडिया नहीं होगा, यहाँ दो टाइप का मीन होता है कि एक होता है ज्योमेट्रिकल मीन एंड अनदर इज अरिथमेट्रिकल मीन। मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया। तो ज्योमेट्रिकल मीन एक्चुअली कंसीडर द कंपाउंडिंग फैक्टर एंड अरिथमेटिक मीन में कंपाउंडिंग फैक्टर नहीं कंसीडर किया जाता। तो इसमें नहीं किया जाता, इसलिए दिस अरिथमेटिक मीन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर डीसीएफ एंड इन्वेस्टिंग पर्पस। बिकॉज आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मेरा रिटर्न आ रहा है एक मंथ का 1% एंड अनदर मंथ का रिटर्न आ रहा है -1। तो अरिथमेटिक मीन इसको ज़ीरो कर देगा। बट इन इन्वेस्टिंग द कंपाउंडिंग एंड री इन्वेस्टिंग फैक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अरिथमेटिक मीन ये कंसिडर नहीं करता। सो दैट्स द रीज़न वी विल यूज ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन कंसिडर द कंपाउंडिंग फैक्टर। सो कंपाउंडिंग फैक्टर आपको जैसे पता होगा प्रेजेंट वैल्यू में, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस योर इंटरेस्ट और बाई नंबर ऑफ पीरियड एन दे देता हूँ। सेम ऐसे ही इसको कंसिडर करते हैं। सेम ऐसे ही इसका सेम कैलकुलेशन है, जैसे इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ पर आप 1 प्लस आप रिटर्न के साथ प्लस कर दीजिए। ये आपका आ गया कंपाउंडिंग फैक्टर, यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, जियो मीन। फिर करने के बाद सिलेक्ट द टोटल डेटा पॉइंट। करने के बाद हम लोग को ये एनुअलाइज फिगर में चाहिए। सो वी विल और बाई 12 -1। इससे मेरा आ जाएगा मार्केट रिटर्न। 20 ईयर का निफ्टी 50 का एनुअलाइज रिटर्न आया 12%। एंड इन अपकमिंग ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग सेम एंड सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न एज पर आवर इंडियन मार्केट। सो हम लोगों ने रिस्क फ्री कलेक्ट कर लिया एंड वी ऑल्सो कैलकुलेटेड द मार्केट रिस्क and we also calculated the market return. Market risk premium is a difference between your market and your risk free. Means कि how much you are taking the risk while investing in share market. तो मेरा यहाँ से cost of equity अभी calculate करने के लिए I need beta. Beta is what is this? कि your share is how much your share is risky as compared to the market. चलिए इसको मैं बता देता हूँ, इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँ। बीटा को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू मेथड। वन इज regression analysis and another one is taking sector median. मैं इटर्नल के लिए regression analysis यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज मैं आपको इसका रीज़न दिखा देता हूँ। जैसे निफ्टी 1993 के बाद इस्टेब्लिश हुआ था एंड अभी का करेंट पीरियड है 2025। इस बीच में निफ्टी ने डॉट कॉम बबल देखा इन 1990 से 2000 के बीच में डॉट कॉम बबल देखा। इसके बाद निफ्टी ने लेमन ब्रदर क्राइसिस देखा इन 2008। उसके बाद निफ्टी ने 2020 में आपका कोविड का फॉल देखा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इटर्नल का बात करूं
तो इटर्नल यहाँ पर लिस्ट हुआ है इस पीरियड में। सो मेरे पास इतना इटर्नल का डेटा नहीं है कि मैं कंपेयर कर सकूं कि व्हेन द मार्केट इज राइजिंग तब मेरा इटर्नल का कितना रिटर्न था एज कंपेयर टू मार्केट, एंड जब मार्केट फॉल किया देन व्हाट इज माय रिटर्न एज कंपेयर टू मार्केट। सो दैट्स व्हाई यूजिंग regression एनालिसिस will result in high standard deviation. So इटर्नल के केस में आई कांट यूज regression एनालिसिस। सेकंड मेथड इज सेक्टर मीडियन। इसमें हम लोगों के इटर्नल के जितने भी कंपटीटर है विच इज लिस्टेड इन इंडिया एज वेल एज लिस्टेड इन ग्लोबल मार्केट, सबका हम लोग बीटा लेंगे, इसको अनलिवर्ड करके इसका मीडियन कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको लीवर्ड और अनलीवर्ड का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। लीवर्ड का मतलब है टेकिंग डेट टू इंक्रीज योर रिटर्न ऑन इक्विटी। ये कैसे होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ROE। जस्ट टेक एग्जांपल, आप लोगों ने अगर ऑप्शन ट्रेडिंग किया है इन शेयर मार्केट तो आपको थोड़ा बहुत लिवरेज का कॉन्सेप्ट पता होगा। जैसे जस्ट टेक एग्जांपल, अगर आप 1000 का अगर कैपिटल लाते हैं तो इन 1000 कैपिटल ब्रोकर आपको 10x का लेवरेज दे देता है। जस्ट टेक एग्जांपल, नॉर्मल एग्जांपल। तो समझिए कि विद द हेल्प ऑफ 10x लेवरेज यू कैन बाय 10,000 वर्थ ऑफ एसेट इन योर पोर्टफोलियो। एज्यूम कि इस 10,000 में आपने 10% का रिटर्न जनरेट किया, दैट मीन्स कि 1000 का प्रॉफिट। तो आप तो 1000 रुपीज कैपिटल लाए थे एंड 1000 का आपने प्रॉफिट जनरेट किया, तो आपने अपने कैपिटल पे मीन्स कि ROE पे आपने 100% का रिटर्न जनरेट किया। ऑन द अदर हैंड, अगर लेट एज्यूम कि आपने -10% का, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, नाउ लेट एज्यूम कि आपने ये 10,000 पे आपने 10% का लॉस किया, तो व्हाट विल हैपन कि आपका 1000 का लॉस हुआ। दैट्स मीन्स कि आपने अपने कैपिटल पे 100% का लॉस किया एंड इससे क्या होगा, आपका ये 1000 का जो आप कैपिटल लाए थे दिस विल बी, मतलब ये पूरा खत्म हो गया। दैट इज लेवरेज। With the help of leverage, you can generate high return as compared to your own capital, एंड इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। अगर प्रॉफिट नेगेटिव में है यू विल सी अ मेजर कैपिटल लॉस। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपने खुद का कैपिटल ही मार्केट में यूटिलाइज़ किया, मतलब यूज़ किया, तो 1000 का आपका जो कैपिटल था, अगर आप प्रॉफिट करेंगे, लेट एज्यूम कि आपने 10% का गेन किया विद इन योर कैपिटल, तो आपने 100 का प्रॉफिट जनरेट किया, तो आपका कैपिटल हो गया 1100। एंड अगर आपने 10% का लॉस किया, यहाँ लिख देता हूँ -10%, तो अगर -10% का लॉस किया तो आपका कैपिटल हो जाएगा 900। सो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप खुद का पैसा यूज़ करते हैं देन देयर इज़ वेरी लेस वॉलेटिलिटी, एंड अगर आप लेवरेज लेते हैं तो आप देखिए कि आपका जो रिटर्न होगा, जो आपका कैपिटल होगा विथ 10% प्रॉफिट, दैट इज़ 2000, एंड अगर लॉस होगा तो आपका कैपिटल पूरा वाइफ ऑफ हो जाएगा, मीन्स ज़ीरो। तो इन केस ऑफ लेवरेज देयर इज़ टू मच वॉलेटिलिटी। सो इस वॉलेटिलिटी के लिए द इन्वेस्टर विल डिमांड हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, मीन्स की कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी वेरी हाई एज कंपेयर टू अनलीवर्ड। इन शॉर्ट, अगर आप खुद का पैसा लेके बिजनेस करते हैं देन उसको बोलते हैं अनलीवर्ड, एंड अगर आप डेट या अदर बोरोइंग को लेके अपना बिजनेस करते हैं तो उसको कहते हैं लीवरेज। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओन इक्विटी को हम लोग बोलेंगे अनलीवर्ड, एंड अगर आप लेवरेज लेते हैं मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ डेट, तो उसको कहते हैं हम लोग लीवर्ड। एंड दिस
levered is actually unsystematic risk. अगर आपको सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक का मतलब नहीं पता तो मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है. दिस इज अनसिस्टमेटिक रिस्क. जैसे लेट्स टेक एग्जाम्पल बता देता हूँ. जैसे हम लोगों का शेयर मार्केट हो गया. शेयर मार्केट में वी विल ओनली कंसीडर द सिस्टमेटिक रिस्क. मैं शॉर्ट फॉर्म SY लेके चलता हूँ. व्हाट इज सिस्टमेटिक रिस्क? ऑल दोस रिस्क दैट इज मैक्रो लेवल रिस्क which can't be avoidable by the market or any company. जैसे गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट इंक्रीज कर दिया. पहले था 20%, जस्ट टेक एग्जांपल, तो अभी कर दिया 30%. दिस विल अफेक्ट द एंटायर मार्केट इन निफ्टी. एंड लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया का टैरिफ रेट 50% से इंक्रीज कर दिया. व्हाट विल हैपन कि मैं इंडिया से जितना भी एक्सपोर्ट करूंगा, माई एक्सपोर्ट विल बी more expensive. So that is systematic risk, and you can't ignore all those risks. So share market may we will only and only consider this systematic risk. Now let's talk about the unsystematic risk. मैं यहाँ पर unsystematic लिख देता हूँ. Now let's talk about the unsystematic risk. Unsystematic risk is a micro level risk. जैसे हम लोगों ने अभी लीवर्ड और अनलीवर्ड का केस देखा. जैसे लेट्स टेक एग्जांपल कि आपने लिवरेज लिया. विद दैट लिवरेज योर कंपनी गॉट लिक्विडेट. ये लिक्विडेट क्यों हुआ? ये आपकी गलती से हुआ क्योंकि आपने ज़्यादा लिवरेज लेके रखा था. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ऑपरेटिंग रिस्क. जैसे कि कंपनी नॉट एबल टू कलेक्ट देयर क्रेडिट सेल फ्रॉम कस्टमर. तो ये कस्टमर से क्यों नहीं कलेक्ट कर पा रहे? बिकॉज आपका पॉलिसी इतना अच्छा नहीं है जिसके वजह से आप कस्टमर से कैश कलेक्ट नहीं कर पा रहे. एंड विद दैट रिस्क अगर आपका कंपनी लिक्विडेट हो गया, दैट विल नथिंग हैपन इन शेयर. एंड जिसके वजह से आपका कंपनी अगर लिक्विडेट भी हो गया, देन ये लिक्विडेशन आपके वजह से हुआ. ये इसमें मार्केट का कोई गलती नहीं है. सो दैट्स वाई दिस इज अनसिस्टमेटिक रिस्क एंड दिस इज माइक्रो लेवल रिस्क, नॉट अ macro level risk. And this unsystematic risk is actually not considered in share market because market का concept क्या है? Just take example. Let's take example कि इंडिया में 4 कंपनी है which is ऑटो सेक्टर कंपनी. मैं इनका नाम देता हूँ A, B, C and D. ए का मार्केट शेयर है 25%. चलिए मैं सबका ही मार्केट शेयर 25% लेके चलता हूँ. इसका बी का भी 25% है, सी का भी 25% है एंड डी का भी 25% है. एंड डी ने काफ़ी लिवरेज लेके रखा है. लेट्स टेक एग्जांपल कि डेट टू इक्विटी रेशियो है 5 का, मीन्स कि बहुत ज़्यादा डेट लेके रखा है. एंड अभी करेंटली फेस्टिवल सीजन है एंड कार का डिमांड काफ़ी हाई है. एंड ड्यू टू द लेवरेज जो कंपनी डी है वो बैंकरप्ट हो गई एंड इट्स एक्चुअली आउट फ्रॉम द बिजनेस. बट इन द मार्केट अभी तो गाड़ी का डिमांड तो है. अगर आप डी की गाड़ी नहीं ले पा रहे तो यू विल बाई द कार फ्रॉम ऑल दोज कंपनीज, ए बी सी से ले लेंगे. सो जो इसका जो मार्केट शेयर है दैट विल बी स्प्लिट बिटवीन ए बी एंड सी. सो मेरा डिमांड में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा विथ अनसिस्टमेटिक रिस्क. जो मेरा अगर डी आउट ऑफ द बिजनेस भी अगर चला गया, इसका जितना मार्केट शेयर है दैट विल बी स्प्लिट एंड डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड अदर कंपनीज. सो दैट्स वाई मार्केट में ओनली एंड ओनली सिस्टमेटिक रिस्क कंसीडर होता है, अनसिस्टमेटिक रिस्क कंसीडर नहीं होता है. सो दैट्स वाई हम लोग जब कंपटीटर का बीटा लेंगे तो उसको हम लोग पहले अनलीवर्ड करेंगे.
बिकॉज इसमें लेवरेज इंक्लूड है एंड लेवरेज इज़ माय अनसिस्टमेटिक रिस्क एंड इसीलिए पहले मैं इसमें से जितना लेवरेज है लेवरेज को हटाऊंगा जिससे मेरा अनलिवर्ड बीटा आ जाएगा। अनलिवर्ड बीटा आ जाएगा देन माय बीटा विल बी द सिस्टमेटिक रिस्क एंड वी कैन इजीली कंपेयर विथ द मार्केट। जैसे अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट इंक्रीज किया व्हाट विल बी इफेक्ट टू मार्केट एज वेल एज माय कंपटीटर। इससे वी विल कैलकुलेट इट्स मीडियन। इसके बाद मीडियन आने के बाद एंड इन दिस मीडियन वी विल एक्चुअली ऐड ऑन द इटर्नल का जितना लेवरेज है जिससे मेरे को इटर्नल का एक्चुअल में बिजनेस रिस्क पता चलेगा एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलिए इसको जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। मैं यहाँ से मीडियन हटा देता हूँ एंड लीवर्ड को अनलीवर्ड कैसे करना है इसका फॉर्मूला है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे लीवरेज बीटा में आप डिवाइड कर दीजिए 1 + 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय डेट टू इक्विटी रेशियो। इस वीडियो में मैं ये अभी कवर नहीं कर रहा ये फॉर्मूला, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी भी काफ़ी लेंदी हो चुका है ये वीडियो। सो यही फॉर्मूला मैंने अपने एक्सेल में यहाँ पर यूज़ किया है, आप यहाँ पर देखिए लीवर डिवाइड बाय 1 प्लस मेरा जो टैक्स रेट है यहाँ से मैंने माइनस किया इनटू डेट बाय इक्विटी। इसके बाद जब मेरा मीडियन आ जाएगा फिर इसमें मैं इटर्नल का जितना लेवरेज है उसको मैं ऐड कर दूंगा। उसको ऐड करने का फॉर्मूला है, बस आप इसको रिवर्स कर दीजिए, लीवर्ड बीटा इनटू 1 प्लस टैक्स रेट डेट बाय इक्विटी। इटर्नल का बीटा कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को पहले कुछ कुछ आइटम चाहिए जैसे इनकम टैक्स रेट और इक्विटी और डेट पोर्शन। बिकॉज मेरे को पता लगाना है कि इटर्नल ने जो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसमें से कितना पोर्शन इक्विटी का है एंड कितना पोर्शन डेट का है। इसके लिए जस्ट गो टू द बैलेंस शीट। दिस इज माय इक्विटी पोर्शन, मैं यहाँ सम कर देता हूँ। दिस इज माय टोटल इक्विटी डिवाइड बाय माय टोटल इक्विटी प्लस माय लॉन्ग टर्म डेट प्लस माय शॉर्ट टर्म डेट दैट इज 391। इसको करने के बाद मेरा आया इक्विटी पोर्शन दैट इज 94% और डेट पोर्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको बस सिंपली 1 माइनस 94% कीजिए तो आपका डेट का पोर्शन आ जाएगा। तो इटर्नल का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें से 94% आपका इक्विटी का है एंड 6% आपका डेट पोर्शन है। नाउ लेट्स फिल द इनकम टैक्स रेट जो आपको इनकम टैक्स से मिल जाएगा। दिस इज योर इनकम टैक्स, दिस इज current tax rate 24%. Now with the help of all the relevant information we will calculate the beta of eternal। बस आपको इसमें से करना क्या है, जो आपका सेक्टर का मीडियन बीटा है वो दैट इज अनलिवर्ड बीटा, इसमें आपको इटर्नल का डेट पोर्शन इंक्लूड करके इसको लिवर्ट करना पड़ेगा जिससे मेरे को पता चलेगा हाउ मच इटर्नल इज रिस्की एज कंपेयर टू द मार्केट। एंड इसके लिए आप ये लीजिए आपका मीडियन बीटा, इसमें 1 प्लस कीजिए द फॉर्मूला ऑफ अनलिवर्ड टू लिवर्ड, फिर इसमें 1 कीजिए, फिर इसमें 1 माइनस टैक्स रेट दैट इज 24% एंड इसमें डेट डिवाइड बाय इक्विटी कीजिए। करने पे आपको इटर्नल का बीटा मिल जाएगा दैट इज 1.90 मीन्स की क्लोज 1.20। नाउ वी विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैपएम फॉर्मूला। कैपएम का फॉर्मूला है योर रिस्क फ्री प्लस योर बीटा, कंपनी का बीटा मीन्स कि हाउ योर कंपनी इज रिस्की एज कंपेयर टू द मार्केट एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम। करने के बाद मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया 14% मीन्स कि देयर इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग 14% रिटर्न वाइल इन्वेस्टिंग इन इटर्नल। अभी हमारा बस एक लास्ट टॉपिक बचता है दैट इज द कॉस्ट ऑफ डेट। चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्रेडिट रेटिंग लेके लिया है। व्हाट इज द क्रेडिट रेटिंग? आप लोगों ने
मूडीज का नाम सुना होगा, S&P का नाम सुना होगा, और DBRS का नाम सुना होगा, और इंडियन रेटिंग कंपनीज का नाम सुना होगा, जैसे क्रिसिल हो गया, आपका इकरा हो गया। ये सब एक्चुअली कंपनीज का रेटिंग रिपोर्ट निकालते हैं। रेटिंग रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये S&P का है, ये मूडीज का है, ये फिच का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एज पर बिजनेस रिस्क एंड कितना कंपनी ने लिवरेज लेके रखा है, उस बेसिस पे ये रेटिंग देते हैं। जैसे AAA हो गया, A, B, और जितने भी आप नीचे देखेंगे, दोज आर पुअर रेटिंग एंड वेरी रिस्की कंपनी। एंड आप ऊपर वाले देखेंगे कि इन सब कंपनीज जिन लोगों का रेटिंग हाई है, आप देखेंगे कि बैंक्स उन लोगों को काफ़ी कम इंटरेस्ट में लोन इशू कर देते हैं, एंड जितने खराब अगर रेटिंग है तो आपका इंटरेस्ट काफ़ी हाई होगा, एंड बैंक्स विल चार्ज मोर इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिस्क। ये कुछ कुछ ऐसा ही है कि आपने अपना सिविल स्कोर देखा होगा। आपका सिविल स्कोर अगर 750 है, दैट्स मीन्स कि योर सिविल स्कोर इज़ वेरी गुड। आपको काफ़ी इजीली आपको लोन मिल जाएगा। एंड जैसे जैसे आपका रेटिंग जितना ख़राब होते रहेगा, जैसे 550, दैट इज़ रिस्क फॉर द बैंक, एंड उस बेसिस पे आपको लोन तो मिल जाएगा, बट ऑन द कॉस्ट ऑफ हायर इंटरेस्ट। सेम ऐसे ही कंपनी का अगर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, वी विल यूज रेटिंग एजेंसीज रेटिंग फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट। बट इन आवर सिनेरियो, अभी तक कोई भी क्रेडिट एजेंसी ने इंटरनल का रेटिंग रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं किया है, तो वी कांट यूज देयर रिपोर्ट। सो दैट्स वाई वी हैव अनदर ऑल्टरनेटिव। वो इतना इफेक्टिव नहीं है, बट फॉर एनालिसिस पर्पस वी कैन यूज दैट थिंग। जस्ट आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस मिल जाएगा, इसको आप एवरेज कर दीजिए वट एवर करेंट लोन यू हैव इन योर बैलेंस शीट। जैसे यहाँ पर है आपका, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ एवरेज। वर इज वर इज दिस इज माई लोन प्लस दिस इज माई करेंट वाला लोन, एंड दिस इज माई प्रीवियस ईयर का लोन, एंड इसके साथ मैं करेंट का प्लस कर दूंगा, जिससे मेरे को इंटरेस्ट रेट आ जाएगा दैट इज 11%। दैट इज नेगेटिव। मैं इसको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन दे दूंगा। इसके बाद एंड ऑन दिस 11% द कंपनी विल गेट द टैक्स बेनिफिट। पहले मैंने आपको पहले भी दिखाया था। आप यहाँ पर देखिए कि दिस इज इंटरेस्ट, एंड ऑन इन दिस इंटरेस्ट यू विल गेट द इनकम टैक्स बेनिफिट। सो इनकम टैक्स बेनिफिट के वजह से आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, एंड योर कॉस्ट ऑफ डेट इज एक्चुअली अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। सो इसके लिए आपको करना क्या है, आपका इंटरेस्ट है, आपको इसको इनटू करना है 1 - टैक्स, जितना भी टैक्स है, जैसे हम लोग के इसमें 0.24% है। इससे करने के बाद आपको कॉस्ट ऑफ डेट मिल जाएगा। चलिए जल्दी से इसको पूरा करते हैं। योर इंटरेस्ट रेट 1 - योर टैक्स, इनकम टैक्स इज 0.24%। तो आया, सॉरी, फॉर्मूला में लिया नहीं, 1 - योर इनकम टैक्स, लीजिए आ गया 8%। नाउ आप काफ़ी इजीली अभी आप वैक कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट टेक योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड व्हाट इज द पोर्शन इन योर कंपनी, दैट इज 94%। इसके बाद कॉस्ट ऑफ डेट, इसका पोर्शन है आपका 6%। आप कीजिए, आ जाएगा आपका वैक, दैट इज 14%। Now with the help of this 14%, now we will calculate the discount cash flow. इसीलिए that's why WACC is most important. एंड इसका कितना क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड यू नेक्स्ट वीडियो में एंड डोंट वरी,
ये कॉस्ट ऑफ डेट पे मैं और डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एज वेल एज लीवर्ड एंड अनलीवर्ड बीटा के ऊपर कैसे कैलकुलेशन होता है एंड इसका फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली. So let's meet in next video. Thank you very much.